Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class CS 362L Operating Systems Programming. गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों में आपकी क्लासेस जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी इशू रहा है कैंपस के ऊपर और as such, as I have told you earlier, there is no dedicated online lecture facility or lecture theater available in the campus. और इंटरनेट भी ऑन ऑफ होता रहता है लाइट जाने के बाद। तो कल भी ऑफ था, ऑल्दो कल आपकी क्लास फाइनल ईयर प्रेजेंटेशंस थी CS17 की, उस वजह से नहीं हो सकी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप बच्चे सुन सकते हैं मुझे? यस सर। यस, क्या आवाज़। ओके, थैंक यू। तो कल और कल से 2-3 दिन पहले से ही CS17 की FYP में काफ़ी मसरूफियत थी, क्योंकि उनकी एक्सटर्नल फाइनल इवैल्यूएशन थी कल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए। जो FYP के आपकी ग्रेड्स होते हैं वो काफ़ी मैटर करते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। तो उसमें ऑब्वियसली जो सारे ही टीचर्स के पास प्रोजेक्ट्स एक एक या दो दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनको थोड़ी सी टाइम देना था उनकी प्रिपरेशन के लिए। और कल अल्हम्दुलिल्लाह उनकी FYP इवैल्यूएशन हो गई है एक्सटर्नल की, तो इस वजह से कल की आपकी क्लास नहीं हुई। और 3 सेशंस आपके इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी की नज़र हुए, और एक सेशन पे मैं लीव पे था। एज़ यू गाइस नो कि गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ बेबी बॉय अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी थर्सडे को हुआ है। आपकी जो क्लास का दिन है थर्सडे वाला, ये काफ़ी भारी है। इसी दिन तूफ़ान आता है, लाइट चली जाती है, इसी दिन इंटरनेट बीमार हो जाता है कैंपस पे। और जो बेटा हुआ मेरा, वो भी थर्सडे के दिन हुआ माशाल्लाह। तो उस दिन मैं लीव पर था। तो आपका ये जो थर्सडे वाला लेक्चर है काफ़ी भारी हो गया है गुज़िश्ता 4 to 8 वीक्स में। तो इसमें काफ़ी सारे जो आपके सेशंस हैं 3 से 4 वो स्किप हुए, और फ्राइडे के भी अब हमारे 2 हो गए हैं। एक पहले जिस दिन बारिश थी उस वजह से नहीं हो सका था, और एक ये जो अभी मैं लीव पर था तो वो नहीं हो सका। तो 2 लैब के सेशंस हमारे और 4 थ्योरी के सेशंस जो हैं वो इस पूरे सेमेस्टर में स्किप्ड हुए हैं ड्यू टू दिस। और ज़्यादातर डिस्टर्बेंस गुज़िश्ता 4 से 6 हफ़्तों के अंदर हमें देखने में सामने आई है। लेकिन आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आप जब कैंपस पर आएंगे तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स आपके पहले होंगे। मिड टर्म एग्ज़ाम्स तक का सिलेबस हमने ईद तक कवर किया था, और उस वक्त तक आई बिलीव के कोई भी लेक्चर स्किप नहीं हुआ। ईद पे जो छुट्टियां हुई थी आपकी, छुट्टियों से मुराद थी लेक्चर क्या, एक हफ़्ते का ब्रेक आया था। वैसे तो आप घर से ही सुन रहे हैं, तो वो जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटेड है वहाँ पे एज़ पर कोर्स आउटलाइन, तो उसमें आपको इशू नहीं होगा। और जहाँ तक लैब का ताल्लुक है, तो आपकी 1-7 से सीनियर से एक्सटेंडेड टाइम है साइकोमोटर इवैल्यूएशन का। तो जैसे ही आपकी फ़र्स्ट लैब होगी, जब आप कैंपस पर आएंगे, तो हम एक DLL का सेशन करेंगे। वो इवैल्यूएशन सेशन नहीं होगा, वो जो मेरा फ़र्स्ट सेशन होगा उसमें आप DLL के प्रोग्राम्स लैब में रन करेंगे, और जो आपको इश्यूज़ सामने आ रहे हैं वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज़ के ऊपर हम एक सेशन जो है कंडक्ट करेंगे 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे का सेशन उस लैब में इंशाल्लाह हम करेंगे। जो आपको अब मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स डिलीवर करूँगा, जो कि पेंडिंग हैं, जिस तरह थ्योरी के हैं 3 सेशंस। इसका क्वेश्चन आंसर सेशन एक मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लाइव करेंगे, और एक जो है वो जब आप कैंपस पे आएंगे पहली लैब के दिन 1.5 घंटे का हम वो सेशन उसमें कंडक्ट करेंगे, ताकि आपके जो सवाल जवाब हैं, जो एम्बिग्विटीज़ हैं, वो हमारी उस पहली लैब में पहले वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएं। तो जो हमारा फर्स्ट लैब का फर्स्ट लेक्चर होगा साइकोमोटर वीक के अंदर, वो मार्क्ड नहीं होगा। वो सिर्फ जो है आपके, एक मिनट जी, किसी स्टूडेंट का या टीचर का मैसेज आया है, मैं ज़रा रिप्लाई कर लूँ किसका मैसेज है।
ओके जी, तो हाँ जी, तो बात हो रही थी हमारी कि टाइम टेबल हमारा कैसे होगा जी। तो पहले हफ्ते में आपका एक डीएलएल का सेशन और दूसरा आपका ऑटोमेटिक थ्योरी का, ये जो अब रिकॉर्डेड में लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसका एक सेशन ड्यू है और वो हम करेंगे और वो मार्क्ड बिल्कुल नहीं होगा। फिर जो सेकंड लैब होगी उससे हम अपना क्विज़ 1 स्टार्ट करेंगे, क्विज़ 1 ऑफ ऑटोमेटिक थ्योरी, और लैब की इवैल्यूएशन भी जो पहले हफ्ते का दूसरा सेशन होगा। हर हफ्ते में 6 घंटे की, मतलब 3 आवर्स की लैब होती है ना, तो 6 आवर्स की लैब होगी इवैल्यूएशन के लिए। पहले 3 घंटे कोई इवैल्यूएशन नहीं होगी, सेकंड से आपका एक क्विज़ 1 होगा ऑटोमेटा थ्योरी का, और लैब की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपकी इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी। उसका मैं सारा शेड्यूल, आपका मिड टर्म ख़त्म होता है तो आपको पता है, पहले आप आईसीटी की लैब कर चुके हो, प्रॉपर शेड्यूल होता है, ग्रुप्स के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कंबाइंड भी। वो कंप्लीट आप जब कैंपस पे आओगे तो आपको शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमने अभी जो आपको ऑनलाइन कंटेंट्स डिलीवरी है उसमें, या बता देता हूँ क्योंकि अभी ओएस की क्लास है, कि उसमें आपको अब कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में देने हैं। बल्क ऑफ द सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। आपके पास ये पहले 8 चैप्टर कंसेक्यूटिव हमने कंप्लीट किए हैं तकरीबन। वो ट्रांसड्यूसर्स को छोड़ के उसमें सिर्फ उन्होंने बड़ी टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल की मूर और मीले मशीन दी हुई है, उसमें वेट्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह के, ना ही वो थ्योरेटिकल मॉडल दिए हैं। तो उसमें मैंने आपको तमास्कैल का कॉन्फ्रेंस पेपर ज़ीरोक्स रिसर्च लैब का दिया था, वो आपने सुना। फिर हमने सेशंस भी किया, आपने असाइनमेंट भी बनाई। तो वो ट्रांसड्यूसर्स की हमने कमी जो है ना वो वहाँ से पूरी कर ली है। तो हमने ट्यूरिंग मशीन्स भी देख ली हैं, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी हमने देख लिए, CFG और TM हम देख चुके हैं। तो अब जो बेसिकली टॉपिक जो आपके पास रहते हैं, एक तो है उसमें से PDA। ये एक इंटरेस्टिंग सी मशीन है TM की तरह। तो एक लेक्चर तो डेडिकेट इसकी तरफ होगा, दूसरा लेक्चर डेडिकेट होगा नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की तरफ। CFG तो हमने पढ़ी थी पिछली दफ़ा, आपने देखी थी। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में CFG फिर आएगी। तो ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, पंपिंग लीमा, ये एक थ्योरम का नाम है, जैसे थ्योरम 5 था जिसमें आपने पढ़ा था ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस आर, ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। तो पंपिंग लीमा एक थ्योरम है, ठीक है। और ये थ्योरम किसका है? नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का। रेगुलर लैंग्वेजेस का थ्योरम आप पढ़ लिया आपने पहले चैप्टर 5 में, 4 में, ठीक है। तो इसी तरह से नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का ये एक थ्योरम ये है। फिर एक मेहिल न्यूरॉट थ्योरम है, और ये थ्योरम आप पहले कर आए हैं अननोइंगली। याद करें स्टूडेंट्स, आपको मैंने इवन के FSA में जो फाइनल स्टेट थी उसे हमने बारी बारी मूव किया था चारों नोड्स में। उसमें 4 QI थे, QI के 4 मेंबर्स थे, और हमने देखा था कि जब हम QI को मूव कर रहे थे तो क्या होता था कि ऑड एज ऑड बीज कहीं पे बन जाते थे, कहीं पे इवन एज ऑड बीज, और कहीं पे ऑड बीज और इवन एज आपको मिल रहे थे। और वो जो FSA था उसमें इवन एज और इवन बीज थे। यानी कि हर क्लास, अगर आप प्लस साइन को चेंज करें तो एवरी क्लास हैज़ अ लैंग्वेज ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो यही मेहिल नेरॉट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट और प्रूफ हम पहले ही कर चुके हैं इवन से। ये मैं आपको दिखा, तो ये मेहिल नेरॉट थ्योरम हम कर चुके हुए हैं। पंपिंग लीमा हम पढ़ेंगे, यानी जो आपको लेक्चर मिलेगा। फिर इसी पंपिंग लीमा से या नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस से रेलिवेंट कुछ और नोट्स हैं, जैसे ऑक्स नोट कह लीजिए, वो एक कोशेंट लैंग्वेजेस है। अच्छा, उसमें एक एम्बिग्विटी है और एक ट्री है, टोटल लैंग्वेज ट्री। तो लुकेजेविक्स नोटेशन ये आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, पोस्ट फिक्स नोटेशन ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यानी कि इस सेमेस्टर में आके तो प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स और इनफिक्स जो है काफ़ी प्री मेच्योर सा लगता है इस टाइम, कि आपको वो दोबारा से मैं बता दूंगा, लेकिन आपको सबको पता है कि इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स डेटा स्ट्रक्चर आप सब बच्चे पढ़ कर आए हैं। बल्कि आपने डेटा स्ट्रक्चर में आपने प्रोग्राम्स भी बनाए होंगे कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें, प्रीफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें। ये शुरू के अंदर जब आप ट्रीज़ पढ़ रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ना सिर्फ आपने पढ़े होंगे बल्कि इम्प्लीमेंट भी किए होंगे।
तो लुकासेविक्स नोटेशन जो है इसका मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता दूंगा और दिखा दूंगा, आपने पहले से ये पिछले कोर्सेज में पढ़ी हुई है। तो कोशेंट लैंग्वेज, एम्बिग्विटी और टोटल लैंग्वेज ट्री ये ऑक्स नोट्स हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज के। जैसे आपके ऑक्स नोट्स थे एफएसए के, नो एप्सिलॉन एजेस, नो मल्टीपाथ और इसी तरह से नो पाथ, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये अब किस बच्चे का फ़ोन आ गया, ओके बंद हो गया जी। तो इसमें भी जो है ना आपके पास तीन ऑक्स नोट्स हो गए और एक थ्योरम पंपिंग लीमा सिर्फ आपने पढ़ना है। मेहल नेरॉड थ्योरम आपको पढ़ा चुका हूँ, बाकी तीन ऑक्स नोट्स बताऊंगा। तो एक तो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की आपकी स्टूडेंट्स आपको मिलेगी मिस्ड लेक्चर की रिकॉर्डिंग। अच्छा, एक और जैसे आपने ट्रांसड्यूसर पढ़े थे, दूसरा जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो होगा पीडीए के ऊपर। अब पीडीए जो है यहाँ पे बड़ी बेसिक लेवल की हैं, ट्यूरिंग मशीन हो या पीडीए हो, दोनों काफ़ी बुनियादी लेवल के आपके कोर्स में शामिल हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बुक में आपको शो करूं, तो लेट मी शेयर द बुक विद यू, आई थिंक आपको इधर नज़र आ रही होगी। तो ये देखिए पार्ट 1 था ऑटोमेटा थ्योरी, तो ये है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस तक। तो ये तो था आपका बुनियादी कोर्स। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है ये रिलेट करता है, अगर हम कोर्स आउटलाइन पे जाएं तो इसका ताल्लुक है कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के साथ, ठीक है। तो देखें कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि फोकस ऑफ द कोर्स इज ऑटोमेटा थ्योरी, जो कि इसका नाम है। हाउएवर इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स फ्रॉम द अदर टू ब्रांचेस मे बी इंक्लूडेड, ठीक है। वो आपको इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर, अब देखें ये पार्ट 2 इज पुश्ड ऑन ऑटोमेटा थ्योरी पीडीएस, दैट इज कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। तो इसकी जो है हम कंप्यूटेबिलिटी के अंदर ही आपकी सीएफजी आती है जो लास्ट टाइम पढ़ी थी। कंप्यूटेबिलिटी के अंदर ही आपकी आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कंप्यूटेबिलिटी के अंदर ही आपकी आती है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। तो ये कंप्यूटेशन थ्योरी बुनियादी तौर पे अब आप पढ़ रहे हैं। ऑटोमेटा थ्योरी जो है उसका पोर्शन एज यू कैन सी कि वो यहाँ पे आपका एंड हो जाता है चैप्टर 8। और इसके साथ साथ हमने जो तमास्काल का पेपर किया, फिर अप्लाइड ट्रांसड्यूसर्स किए, जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो नाउ वी आर यूजिंग ऑटोमेटा थ्योरी फॉर कंप्यूटेशन। सो वी आर इंटरेक्टिंग बेसिकली विद द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो ये चीज़ें हम इंट्रोडक्टरी लेवल की हैं बीएससी में, जबकि आप जब एमएससी कंप्यूटर साइंस आप में से जो स्टूडेंट्स करेंगे तो उनका एक कोर कोर्स होगा एचईसी के करिकुलम में, एडवांस्ड कंप्यूटेशन थ्योरी। वो सिप्सिस की बुक से आप यूजुअली अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में एमआईटी की बुक है सिप्सिस की कंप्यूटेशन थ्योरी की, वो इस्तेमाल होती है। और उसमें बड़ी एडवांस लेवल पे आप इसी इंट्रोडक्टरी लेवल को थोड़ा सा आप मज़ीद इन्हेंस ले जाएंगे, पोस्ट ग्रेड लेवल के हिसाब से आप इसको स्टडी करोगे। तो वो कंप्यूटेशन थ्योरी होगा। और इसी तरह पीएचडी के अंदर अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है एडवांस कंप्यूटेशन थ्योरी का या एडवांस कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का कोर्स होता है, वहाँ पे आप इसको इनोवेटिव लेवल पर ले जाते हो। तो हमने ये जो कंप्यूटेशन थ्योरी है इसको इंट्रोडक्टरी लेवल पे करना है। तो पीडीए हो गया, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस सीएफजी। तो हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ शायद इसको ना लेकर जाएं, जैसे हमने सेमेस्टर प्रोजेक्ट में पीछे अप्लाई किया। आपने देखा होगा कि आपका सेमेस्टर प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो गया है और आपको राइटअप की असाइनमेंट उसके अंदर मिली हुई है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा कोर्स था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो ऑटोमेटा थ्योरी में हमने जितने टूल्स सीखे उनको हमने अप्लाई किया ट्रांसड्यूसर्स तक, और अब आप उसको राइटअप करोगे। अब ये जो आगे के कंटेंट्स हैं ये हमने करने हैं एट द लेवल ऑफ इंट्रोडक्शन। कुछ का ताल्लुक कंप्यूटेशन से है और कुछ का ताल्लुक कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, डिसाइडेबिलिटी के साथ है। तो एक सेशन स्टूडेंट्स आपका रिकॉर्डेड आपको मिलेगा जी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर, इन टॉपिक्स पे। ये भी कंप्यूटेशन थ्योरी का पार्ट है। फिर एक मिलेगा आपको पीडीए के ऊपर, ठीक है। तो हमने इनकी एप्लीकेशन नहीं देखनी, इनको हमने करना सीखना है, ये कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं। पीडीए के बाद जी अब एक एडवांस टॉपिक है डिसाइडेबिलिटी लेवल का, नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ये तीसरी तरह की लैंग्वेज होगी। पहली क्या थी? रेगुलर। दूसरी आप पढ़ेंगे नॉन रेगुलर। तीसरी है नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये तीसरी तरह की जो है वो लैंग्वेज हम इसके अंदर देखेंगे। और
यहाँ पे मैंने आगे चैप्टर भी लिखा हुआ है जहाँ जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इसमें पंपिंग लीमा जो आपने यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ेंगे उसकी एडवांस फॉर्म है पंपिंग लीमा और सेल्फ एम्बेडेडनेस पार्ट 2। तो ये हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ये हमने कंप्लीट चैप्टर्स नहीं करने। 16 और 17 आप देख सकते हैं कोर्स प्लान में 1 वीक इसके लिए डेडिकेटेड है, यानी कि एक लेक्चर में आपको ये कंटेंट्स जो है वो मिल जाते हैं और दूसरे में सवाल जवाब हो जाता है। तो ये जो आपका टॉपिक है इसमें आपने इंट्रोडक्टरी लेवल पे हमने इसे पढ़ना है, इसकी एप्लीकेशन नहीं करनी। तो बुनियादी तौर पे ये वाला जो आपको ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा ना जिसमें पंपिंग लीमा वर्जन 1 होगा, इसी में पंपिंग लीमा वर्जन 2 भी शामिल होगा। तो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपको बताया कि सीएफजी हमने इसमें से पढ़ ली, मेहल नेरॉड थ्योरम हम चैप्टर 5 में ही देख के आ चुके हैं, 3 इसमें ऑक्स नोट्स हैं। तो मैं पंपिंग लीमा वर्जन 1 और वर्जन 2 में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दूंगा, तो उसके अंदर ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा लेक्चर आपका होगा जी पीडीए के ऊपर, पुश डाउन ऑटोमेटास के ऊपर, और ये आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं इसका पर्पस बता दूंगा और बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। और हाँ, अलबत्ता ट्यूरिंग मशीन जो है, जो बेसिक लेवल की ट्यूरिंग मशीन है वो उसकी आप एप्लीकेशन ट्रांसड्यूसर में ऑलरेडी कर रहे हैं और वो आपसे एग्ज़ाम्स में यानी कि आपको बनाने को भी कहा जा सकता है, क्योंकि बुनियादी तौर पे दीज आर डीटीएम और एफएसए में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आपने देखिए मैंने आपको रिलैक्स कर दिया है गेमा के ऊपर कि आउटपुट जो है आपने या तो सेम लिखनी है या मैक्सिमम मैं आपसे ये कह दूंगा कि इन्वर्ट कर दें। जहाँ पे ए लिख अगर इनपुट ए है तो आप उसे बी कर दें, इनपुट बी है तो आप उसे ए कर दें, इनपुट 1 है तो उसे 0 कर दें, इनपुट 0 है तो उसे 1 कर दें, ठीक है। मैक्सिमम आपको इन्वर्ट करने को मैं गेमा का कहूँगा, और डायरेक्शन कांस्टेंट है आर की, उसमें हम कोई मैथमेटिकल मॉडल नहीं लगा रहे। तो जो बेसिक डीटीएम्स हैं वो पार्ट ऑफ द सिलेबस हैं और आपने एफएसए को अप्लाई किया है तो आप डीटीएम की भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ आप एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्लाइड डीटीएम्स। बाकी ये जो हैं टॉपिक्स कंप्यूटेशन थ्योरी के, ये आपको जिस तरह से बुक में दी हुई है स्ट्रिंग्स लेवल पे, उसी लेवल पे आपसे अगर क्वेश्चन होगा भी तो जिस तरह से बुक में दिया होता है उसमें एप्लीकेशन नहीं होगी, तो सिंपल लेवल के होंगे। जैसे 0-1 का आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, राइट अ सी एफ जी ऑफ द स्ट्रिंग ए प्लस बी क्लोजर, राइट अ सी एफ जी ऑफ द स्ट्रिंग ए क्लोजर, राइट अ सी एफ जी ऑफ द स्ट्रिंग बी क्लोजर, राइट अ सी एफ जी ऑफ अ लैंग्वेज विच एवरी वर्ड ऑफ दैट लैंग्वेज स्टार्ट विद अ ज़ीरो, ठीक है। ए बी कर लो, ज़ीरो कर लो, एक ही बात है ना। यानी ये स्ट्रिंग्स की हद तक होंगी, इसमें एप्लीकेशन अप्लाइड हम नहीं करेंगे। ये जो 3 टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं कंप्यूटेशन थ्योरी के, ट्यूरिंग मशीन में हम बुनियादी डीटीएम्स अप्लाइड भी हो सकती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा जा सकता है कि जी आप एक ऐसी डीटीएम बनाएं, आप एक हेड टेल की गेम खेल रहे हैं और आप उस वक्त जीतेंगे जब पहले 2 टॉसेस के ऊपर हेड आए, तो इसकी डीटीएम डिज़ाइन करें। तो आपके जहन में फ़ौरन आरी आ जाएगी कि डबल एच इंटू एच प्लस टी क्लोजर, क्योंकि ये तो नहीं बताया हुआ कि कितने टॉस होंगे। तो आप जाहिर है कि एक स्टार्ट स्टेट लेंगे। अगर हम इसको पेंट पे बनाना चाहें, फर्ज करें ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है, इफ़ यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर पेपर के ड्रॉ अ डीटीएम where first two occurrence in a head tail game is head. Now how you are going to draw this? FSA का पुराना कानून, पहले हमेशा मस्ट कंडीशन को ड्रॉ करें। मस्ट कंडीशन क्या है आपके पास? 2 दफ़ा एच आए, आपने 2 दफ़ा एच को बना लिया, ठीक है। अच्छा, जब भी डीटीएम बनानी है पहले एफएसए बनाना है, पेपर में भी, बाद में उसे डीटीएम में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया जी, मस्ट कंडीशन को ड्रॉ कर दिया। अब आपने लॉजिक पूरी करनी है। अब देखें उसने ये तो कहा नहीं कि जी कितने टॉस होंगे, इसका मतलब इन्फिनिटी पे जा सकते हैं। 2 दफ़ा एच आ गया तो उसके बाद जो भी आए आप जीत गए हो। पहले 2 टॉस पे एच आ गया, फर्स्ट 2 टॉसेज अगर उसने लिखा हो। अब अगर देखें पहले टॉस पे टी आ गया, हार गए। दूसरे टॉस पे टी आ गया, फिर भी हार गए। ये क्या हो गया, डेड स्टेट डी, ये डी है। और अब डी पे जो दुनिया की चीज़ आ जाए इधर ही आपने रहना है। अब आपने इसकी एक डेल्टा टेबल बना लेनी है कि कहीं कोई हम स्टेट्स को नाम दे लेते हैं 1
2 3 4। डेल्टा टेबल बना लेते हैं जी, कहीं कोई नो पाथ, मल्टी पाथ इस तरह की चीज़ तो नहीं है। उसको देखने के लिए हमने -1 2 3 4, 3 आपका प्लस भी है। 1 पे एच रीड किया, कहाँ गए जी? 2 पे। 1 पे टी रीड किया, कहाँ गए जी? 4 पे। 2 पे एच रीड किया, कहाँ गए जी? 3 पे। 2 पे टी रीड किया, कहाँ गए जी? 4 पे। 3 पे जो मर्जी रीड करो 3 पे, और 4 पे जो मर्जी करो 4 पे। अब ना तो कोई एम्प्टी आपको नज़र आ रहा है, ना मल्टी नज़र आ रहा है, ना एप्सिलॉन एज नज़र आ रहा है, मतलब कि हेंस इट इज़ प्रूव्ड इट इज़ एन एफएसए। अब इसमें लॉजिकल एरर हो तो हो, लेकिन ये एफएसए है। तो अब देखें लॉजिकल भी प्रूफ हो गया। तो अब इसकी डीटीएम बनानी है। डीटीएम कैसे बनेगी जी? अभी आपको कुछ नहीं कहा गया कि आउटपुट लेटर चेंज करें, तो आपने नहीं कहा गया तो उसे कांस्टेंट रहने दें। इसी तरह सब के साथ एच एच आर, जहाँ टी है टी टी आर। अब फ़र्ज़ करें मैंने एक सवाल पूछ लिया, यही ट्यूरिंग मशीन बनाए, लेकिन सिग्मा आई को इन्वर्ट कर दें। इन्वर्ट का मतलब है दो ही है ना, हेड और टेल। तो जहाँ हेड है उधर अब आपको समझ आ गई होगी, उधर आपने टेल कर देना है गेमा को। ड्रॉ अ DTM in which first two tosses head games for winning and invert the gamma या invert the output। तो अब जो h है उसकी जगह आपने invert करके ये invert हो जाएगी। अब देखें t हो गई, यहाँ पे भी t कर देनी है, ठीक है। जहाँ h है वहाँ t हो जाएगा, जहाँ t है वहाँ h हो जाएगा। डायरेक्शन तो कांस्टेंट ही हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो आपकी DTM डिज़ाइन हो गई। तो ये देखें, ये अब अप्लाइड DTM थी, ठीक है। इसमें ए बी नहीं थे, इसमें हेड और टेल का तस्करा था, ठीक है। तो हेड और टेल की जो है वो बात इसमें आ गई थी। तो इसी तरह से आपने FSAs डिज़ाइन किए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आपको काफ़ी उसमें मज़ीद आइडिया भी हो गया होगा कि अप्लाइड FSAs कैसे बनते हैं। तो DTM जो बेसिक DTM है वो और FSA तकरीबन एक ही तरह की चीज़ें हैं। तो इसको आप एप्लीकेशन लेवल पे FSA की तरह लेके जा सकते हैं। ट्रिक इज़ दैट फर्स्ट ड्रॉ द FSA देन कन्वर्ट इट इनटू द DTM। ठीक हो गया जी। तो ये तो स्टूडेंट्स कुछ हमारी बात हो गई। अच्छा, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। तो लेकिन जो PDA है और ये पंपिंग लीमा वाला सेक्शन है, इसमें आपसे वही स्ट्रिंग पूछी हुई होगी, ए क्लोजर, ए इंटू ए प्लस बी क्लोजर, 0 1, इस तरह की बात। इसमें कोई अप्लाइड हेड टेल, कोई ATM मशीन, कोई आपकी जो आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट अपने बनाए हैं, तो कॉइन टॉसिंग गेम, लूडो गेम, इस तरह की कोई आपको चीज़ नहीं दी हुई होगी। तो वो अगर होगी तो वो सिर्फ DTM और FSA की शक्ल में आपको देखने को मिल सकते हैं सवालात, या रेगुलर एक्सप्रेशन की शक्ल में। आप आरी भी तो लिख सकते हैं ना इसकी, डबल एच इंटू एच प्लस टी का क्लोजर, यही आरी बनती है ना। तो आपसे अगर कहा जाए कि आरी लिख दें इसकी, तो आप आरी लिख सकते हैं इसकी बड़े आसानी के साथ, ठीक है। तो उसमें तो एप्लीकेशन चलें हो गई, DTM में भी हो गई। अलबत्ता पंपिंग लीमास जो हैं वो स्ट्रिंग्स पे ही काम करेंगे, क्योंकि हमने इनकी इतना टाइम भी नहीं है, 4 महीने का सेमेस्टर होता है, तो उसमें हमने इनको इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर करना है। अच्छा, अब इसी तरह से हम जो अच्छा 2 तो ये हो जाएंगे ना, और फिर मैं आपको आखिरी लेक्चर जो इंटरेक्टिव दे रहा हूँ फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग, और थोड़ा सा डिसाइडेबिलिटी को भी डिस्कस कर लेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी को, ठीक है। बुक से ही कर लेंगे, या मैं कोई रिसर्च पेपर आपको या कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँगा और क्लास में भी आपको बता दूँगा। तो यूँ हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कवर अप हो जाता है इन ड्यू टाइम। और जो मेजर इसका पार्ट था जिसमें हमने एप्लीकेशन भी की, बहुत एक्सटेंसिवली किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर चुके हैं। तो अभी जो है DTM तक वो बड़ी तफसील से कवर हो गया। बाकी जो इसमें पार्ट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन तो नहीं, लेकिन हम सीखेंगे उन्हें, तो वो चीज़ें रह गई हैं और वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो ये तो कुछ हो गया। अब हम कंप्यूटर थ्योरी को फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं। इतना आपको बताना ज़रूरी था कि इसमें जो है वो क्या होगा। तो अब पेट्ज़ोल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें क्या काम किया। लेट्स टच द OS के अंदर भी माशाल्लाह हमने जो
आपका जो सबसे टफ सेक्शन था वो था आपका सेक्शन 1। ये वाला सेक्शन था जहाँ पे आपने सिस्टम प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस मैसेज लूप, प्रोसेस रिसोर्स मैनेजर यानी कि डेफिन प्रॉक, प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम पोस्टमैन। इसके अलावा जब आप रिसोर्सेज को फ्री करते हैं, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग इन सिस्टम्स, कोर कर्नल पोर्शन, इसी तरह से यूज़र जीडीआई और कोर, इन तीनों का फ़र्क और तीनों के अपने अपने प्रोसेसेस। जैसे जीडीआई में आपने एचडीसी लेने के तरीके सीखे। अभी कल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपके सीनियर्स का, जिसमें तलहा थे और तलहा के साथ अफीफ़ा थी और एमन थी। तो इन 3 बच्चों का प्रोजेक्ट था एडल्ट फ़िल्टरिंग, एडल्ट कंटेंट फ़िल्टरिंग लोकल होस्ट के ऊपर, यानी इंटरनेट पे नहीं। अगर बच्चे जो हैं घर में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि उनको अलाउ नहीं है, तो आपका पीसी जो है वो स्क्रीन उसकी हाइबरनेट हो जाती थी। लेकिन वो टेक्स्ट को रीड करते हुए 9 से 15 सेकंड लेता था। तो अगर इसमें क्वेश्चन आया कि अगर वो स्नैपशॉट ले लें उसकी, तो वो मुश्किल हो जाएगा। अब वो जो लैंग्वेज प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें इस तरह की पॉसिबिलिटी पैदा करना कि शो होने से पहले वो बंद हो जाए, वो ज़रा मुश्किल था। तो उसमें एक सजेशन ये थी कि आप एचडीसी, जब भी आपने ड्रॉ करना है विंडोज़ के प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ भी, तो आप एचडीसी के थ्रू ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप क्लाइंट एरिया का पूरा डेटा शो करने से पहले उसको रीड कर लें। आपको पता है ना कि इसमें पैरामीटर होता है चौथा, कि आपने शो करना है कि नहीं। देखें, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाओ आप, किसी भी, यूनिटी, सी शार्प, डॉट नेट, दुनिया की कोई गूगल एपीआईज उठा लें, ट्रांसलेट उसने विंडो पे चलना है तो किस में होना है? विनएसटीके में, नेटिव कोड में। तो आप आईसीएमडी शो में उसको हिडन कर दें प्रोसेस को, ठीक है? और फिर जो आपके पास एचडीसी आ रहा होगा, उस एचडीसी से सारा क्लाइंट एरिया रीड कर लें और उस क्लाइंट एरिया में अपनी प्रोसेसिंग कर लें, तो स्क्रीन पे शो होने से पहले ही फ़िल्टर हो जाएगा। तो ये सजेशन मैंने उनको वहाँ पर दी थी और शहजाद साहब ने भी दी थी। और इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो एक्सपोनेंशियली फास्टर है जो प्लेटफॉर्म वो इस्तेमाल कर रहे थे बच्चे। तो दिस इज़ वन सॉल्यूशन। तो ये अब आप देखें कि इस कोर्स को, ये बुनियादी बेसिक सिस्टम प्रोग्रामिंग की लर्न करने से आपकी जो डोमेन है एज अ प्रोग्रामर वो बहुत इनलार्ज हो जाती है। अगर आप यूनिटी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सी शार्प में कर रहे हैं, डॉट नेट में कर रहे हैं, गूगल एपीआईज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन क्लासेस कर रहे हैं और उस लैंग्वेज में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डेड एंड है, तो आपकी जो पावर सेट है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग में विनेस्टी की है। जो विनेस्टी के आपको अलाउ करता है आप वो कर सकते हैं। तो उसकी ट्रांसलेशन पकड़िए, या इसके साथ कोड भी अटैच हो जाता है बाय द वे बड़ी आसानी के साथ किसी भी लैंग्वेज का, या इसकी ट्रांसलेशन उठाइए और कंपाइलर में आप देख भी लेंगे, ट्रांसलेशन उठाइए और उसके साथ आप वो काम कर सकते हैं। तो उनके प्रोजेक्ट में अगर ये एचडीसी से रीडिंग कर लें, आईसीएमडी शो हिडन कर लें, तो शो होने से पहले ही वो सारा का सारा काम हो जाएगा और पूरा का पूरा वो प्रोजेक्ट विन एसडीके में बनाया जा सकता है। आप उसकी प्रोग्रामिंग इसी में करें और यहाँ पे देखें कितना आसान है। इंट आईसीएमडी शो पे आप इफ एल्स के चेक लगा दें, ठीक है? एक डीएलएल बना लें, आईसीएमडी शो में कंटेंट्स को रीड करें, ठीक है? अपना एल्गोरिदम लगाएं उसमें इमेज प्रोसेसिंग का। अगर वो कोई गलत कंटेंट है, न्यूडिटी की तरफ जाता है, और टेक्स्ट तो रीड करना इसमें बहुत आसान है। आपको पता है, टेक्स्ट मैट्रिक्स से उठाएं, अपना डेटा लें वहाँ से, वो एसजेड बफर में से, एसजेड बफर में ही जाता है ना टेक्स्ट आपका सारा, जो टेक्स्ट आपने आगे किया भी था, जो उसमें चौथे चैप्टर के आखिर में स्क्रॉल बार वाले में। तो इनका ये जो पूरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है ना स्टूडेंट्स, वो ये आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग में ज़्यादा आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो उसमें ये देखें, अब आपको ये प्रोग्राम याद होगा कि इस प्रोग्राम में कहाँ आपके पास ये टीचर आ गया, एफजेड बफर में जा रहा है ना टेक्स्ट सारा। तो आपने जो टेक्स्ट फिल्टरिंग करनी है, एफजेड बफर को रीड कर लें, उसमें अपना एल्गोरिदम लगाएं। जो भी आपको कंटेंट्स नहीं चाहिए आप शो ही ना करें। आईसीएमडी शो के पैरामीटर्स हैं कि जी आप हाइड कर दो, तो वो बैकग्राउंड प्रोसेस बन जाएगा। कोई भी चीज़ जो क्लाइंट एरिया पर डिस्प्ले होनी है, एचटीसी का पॉइंटर उठाएं, वहाँ से पूरा क्लाइंट एरिया रीड कर लें, एसजेड बफर को उठाएं और टेक्स्ट रीड कर लें। तो क्लाइंट एरिया पे शो होने से पहले आपका एल्गोरिदम उसे चेक करे। अगर तो वो फ़िल्टर करना है तो आईसीएमडी शो का फ्लैग सेट कर दें हिडन के ऊपर। दैट्स इट।
आपका टास्क पूरा हो गया। और वो जो उनकी इमेज प्रोसेसिंग की एल्गोरिदम है वो सारा का सारा 2 डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज में रखें, यहाँ से उसे कॉल करें और आपका प्रोजेक्ट चल गया और उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड मच फास्टर हो जाएगी। कि उनकी जो प्रोसेसिंग थी वो 17% आ रही थी सीपीयू की, अप्रॉक्स एक्यूरेट तो नहीं निकाली थी, अप्रॉक्सीमेटली 17% कंजम्पशन हो रही थी। जब उस पर 17 थी तो इस पे 2-3% आ जानी है क्योंकि वो ट्रांसलेशन बच जानी है। तो ये मैं क्यों आपको बताई बात, इस सिस्टम प्रोग्रामिंग सीखने का फ़ायदा ये है कि एज अ प्रोग्रामर आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑप्शंस है वो बहुत बढ़ जाती है, वो उतनी हो जाती है जितनी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें आपका सवाल हो सकता है किसी ने FYP किया भी है। हाँ जी, 08 के अंदर मैंने ही सुपरवाइज किया था, उसमें 4 फीमेल स्टूडेंट्स थी, सहर, अनम, राबिया और 4th खालदा। हाँ जी, ये 4 फीमेल स्टूडेंट्स थी और इनका काम था सिस्टम प्रोग्रामिंग के ऊपर, उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया था। काम तो वो कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर था, नेटवर्क्स के ऊपर था। अभी आपने शायद नेटवर्क्स नहीं पढ़ा है, तो उस पर हमने कुछ क्लाइंट सर्वर मॉडल क्रिएट किए थे, वर्चुअल नेटवर्क्स बनाए थे, उस वक्त के हिसाब से रेलेवेंट था। लेकिन उन्होंने लैंग्वेज जो इस्तेमाल की वो थी विंडोज़ SDK। इंटरेस्टिंगली नेटवर्क प्रोग्रामिंग पे प्रोजेक्ट था, लेकिन इसके ऊपर जो है उन्होंने काम किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। ठीक है, तो अभी उनमें से आगे 4 में से एक स्टूडेंट ने नेटवर्क्स के अंदर EMS भी किया है लाहौर यूनिवर्सिटी से। एनीवेज जी, तो इसमें प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह से इसकी जो ग्राफिक्स लाइब्रेरी है वो काफ़ी पावरफुल है। फ़र्ज़ करें यूनिटी में आप एक चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो यूनिटी के कोड ने ट्रांसलेट किस में होना है, विनएसटीके में। तो यहाँ पे आपके पास वो पावर है जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की पावर है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट एज वेल। ठीक है जी, तो यही सेम गोज़ ट्रू फॉर लिनक्स, एंड्रॉयड और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी OS का नेटिव प्लेटफॉर्म में प्रोग्रामिंग मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपकी डोमेन बहुत बढ़ जाती है और प्रोसेसिंग पावर बड़ी महदूद इस्तेमाल होती है क्योंकि ट्रांसलेशंस आपकी सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो इस कोर्स में हमने देखें ये कितने बुनियादी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन मैंने अभी जो CS17 का प्रोजेक्ट है वो उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है WinSDK में, और उनका जो मसला आ रहा है कि कंटेंट शो हो के कंप्यूटर हाइबरनेट होता है, तो कंटेंट शो भी नहीं होगा, ठीक है, और शो होगा ही नहीं, और आप उसमें फिर ईमेल भी करा, बाकी आप चाहे सिस्टम को शट डाउन करा दें यहाँ से। ठीक है, सिस्टम शट डाउन का प्रोग्राम शायद इस किताब में ही कहीं दिया हुआ है, आप शट डाउन की कॉल दे सकते हैं, हाइबरनेशन की ईमेल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ज़्यादा एफिशिएंट और शो होने से पहले जो इशू आ रहा था उनके प्रोजेक्ट में वो यहाँ से रिजॉल्व हो सकता है। और अगर उन बच्चों के एल्गोरिदम ले लिए जाएँ और आपकी क्लास में से 2 बच्चों को इस टास्क पे लगाया जाए कि DLL का एल्गोरिदम उनका लें और यहाँ से ट्रांसलेट करें, तो आई एम श्योर कि आप बच्चे ये काम 1 महीने के अंदर ईज़िली इसको एडजस्ट करने के काबिल हैं इस वक़्त। क्या आपने वो DLLs कॉल करनी है एल्गोरिदम्स की सिंपली, और यहाँ से ICMD शो के फ्लैग सेट करने हैं, एंड दैट्स इट, यू आर डन। तो ये थी जी पावर ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो आपने इसमें यूज़र पार्ट भी किया, ये कीबोर्ड, माउस, टाइमर। इसी तरह से आपने इसमें GDI पार्ट भी किया, चैप्टर 4 एंड 5, और इसी तरह से आपने तीसरे चैप्टर में कोर भी सीखा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, मैसेज लूप, ठीक है जी, पोस्टमैन, रिसोर्स मैनेजर, रूट प्रोसेस, वो सारी चीज़ें आपने, कॉल बैक, कॉलिंग कन्वेंशन, ठीक है, प्रोग्राम एंट्री पॉइंट, वो सारा कुछ आपने इसके अंदर सीखा, और इवेंट्स भी जो थे। फिर हम चले गए ग्राफिक्स, तो हमने इस कोर्स में करना नहीं था, वो एक ऑप्शनल कोर्स है, अगर आप पढ़ेंगे तो करेंगे, है बड़ा इंटरेस्टिंग इसका ग्राफिक्स पोर्शन। और थर्ड में फिर ये है कि आपने डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी जो है उस पर आपने एक असाइनमेंट बनाई। तो इस पे जैसा कि मैंने कहा कि हम सेशन आपके आते ही ऑन कैंपस करेंगे। ODL पे इसकी डिबगिंग थोड़ी सी मुश्किल काम है जी, इसमें स्टूडेंट्स को इशू आते हैं क्योंकि ज़ाहिर है मल्टी प्रोजेक्ट ये आपका प्रोग्राम बनता है, एक ही वर्क स्पेस में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी इंटरलिंकिंग करना, जो हेडर फाइल्स हैं उनके इशू रिजॉल्व करना थोड़ा सा हेक्टिक है।
ऑनलाइन आप कर भी लें तो मुख्तलिफ बच्चों को इसमें इश्यूज़ आएंगे, एरर्स भी होंगे। तो जो आपकी पहली लैब है उसमें मैं आपको प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा और आपके प्रॉब्लम्स को भी इंशाल्लाह इसमें रिजॉल्व करेंगे। तो ये है जी हार्ट ऑफ कर्नल, कोर कर्नल जो है ना, ये हमने डीएलएल के अंदर काम किया है। तो हमारा इसके अंदर जो बुनियादी सिलेबस था वो तकरीबन आपका कंप्लीट हो चुका। अब जो अगर आपके पास चीज़ रह जाती है तो वो हमने थोड़ी सी पैरेलल प्रोसेसिंग को न्यू कैलकुलेटर थोड़ा सा करना है एक सेशन के अंदर, वो इंशाल्लाह हम देख लेते हैं। उसमें आप में से अक्सर बच्चों ने चैनल्स जो हैं वो आपको मैंने ऊपर की असाइनमेंट दिया इस सेमेस्टर में, सीमा 4 वाली दी थी ना मेरा ख्याल है, वो बनाई है कुछ बच्चों ने आपने? असाइनमेंट मिली थी आपको स्टूडेंट्स? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ऊपर की, हाँ जी, मैंने आपको मार्क नहीं दी तो अनमार्क तो मैंने आपको ज़रूर दी है उसकी जो असाइनमेंट है ना, कि मैं इसके नोट्स खोल लेता हूँ। ये सीमा 4 हमने पैरेलल प्रोसेसिंग में, ये मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, आपने ये आपने बनाना था अगर आपको याद हो, और ये 2 क्यूरीज चलानी थी, ठीक है। तो ये अनमार्क था या मार्क ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाया भी था एल्गोरिदम ये वाला, ठीक है। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 का, तो एक प्रोसेस का तो ये बना हुआ है, दूसरे का मैंने आपसे कहा था कि आपने इसमें म्यूटेक्स एल्गोरिदम अपना बना लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखना है, और प्रोसेस 1 बना हुआ है, इसी तरह प्रोसेस 2 आपने बना लेना है 2 टेम्पलेट्स ऐड करके। साथ ही मैंने आपसे कहा था कि आपने, आप में से कोई मुझे याद करा सकता है, मेरा ख्याल है आपको कितने प्रोसेस की मैंने एग्जांपल करने को कही थी? यस, उसमें मैंने आपको जी जी एग्जैक्टली, आप टोल्ड यू कि आपने जितने आप टेम्पलेट्स ले सकें ऊपर के अंदर वो टेम्पलेट्स लेने हैं और चैनल लगाना है आपने। मुझे याद आ गया उसमें आपको एग्जैक्टली, यस, वो शायद, वो मुझे अब ये याद नहीं कि वो मार्क थी या अनमार्क थी, लेकिन सर थी अनमार्क। अनमार्क थी, बिल्कुल वो अनमार्क थी, लेकिन उसमें आपने ना टेम्पलेट एक से ज़्यादा ऐड करने थे। और वो ये क्योंकि हमने आईसीटी में भी ऊपर का इंट्रो किया था, लेकिन ये सीमा 4 तो नहीं किया था ना, म्यूटेक्स का एल्गोरिदम। तो म्यूटेक्स का आपने देख लेना है, ठीक है। दूसरा उसका प्रोसेस ऐड कर लेना है, एक तो हमने ऐड किया था ना उस दिन, उधर पढ़ा भी था उसका एल्गोरिदम, दूसरा आपने ऐड कर लेना है। इसी तरह आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपने 4 तक ना टेम्पलेट ऐड करने हैं, ठीक है। साइकोमोटर इवैल्यूएशन के हवाले से मैं आपको कह सकता हूँ ऐसे कि जी 4 प्रोसेस बनाएं। ये अब आपके पास जैसे ये P0 हो गया, ये आपके पास P1 हो गया, ये आपके पास P2 हो गया, ये आपके पास P3 हो गया। फिर इसी तरह से सिस्टम डिक्लेरेशन के अंदर आपने जो है वो जो इनके नाम है उसको डिक्लेयर कर लेना है, जो भी आपने रखे हैं P1 P2 वगैरह वगैरह। तो फिर आपने इनमें चैनल्स लगाने हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि प्रोसेस 0 कॉल करे प्रोसेस 1 को, प्रोसेस 1 कॉल करे प्रोसेस 2 को, प्रोसेस 2 कॉल करे प्रोसेस 3 को, और प्रोसेस 3 वापस प्रोसेस 0 को कॉल कर ले थ्रू चैनल्स, ठीक है। ये भी कह सकता हूँ
या कोई मैं कंडीशन भी बना सकता हूँ कि जी एक काउंटर लगा हुआ है, जब काउंटर ग्रेटर दैन 2 हो तो प्रोसेस शिफ्ट हो जाए प्रोसेस 1 में, फिर वहाँ पे एक दफ़ा काउंटर प्लस प्लस हो, जब वो 3 या 4 से ज़्यादा हो तो वो 2 में चला जाए, फिर जब वो 6 से ज़्यादा हो तो 3 में चला जाए, फिर काउंटर को वापस ज़ीरो करके P0 पे चले जाए। ठीक है, तो ये हम पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर, अब ये 4 प्रोसेसेस आपने सिमुलेटर में पैरेलल ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, और हम एक जो है ना अपनी कंडीशंस बना रहे हैं, जिस तरह से सेम लाइकली म्यूटेक्स एल्गोरिदम था कि ये आपके पास देखें म्यूटेक्स आपने किया, वो हमने एक बनाया एल्गोरिदम जो है वो उठा लिया। इसी तरह से हम अपनी कंडीशंस भी बना सकते हैं कि जी 4 प्रोसेस हैं और उनमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, थ्योरी से आपको आइडिया हो गया होगा कि जब आप एक्टिव प्रोसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको याद होगा ना ऊपर में आपने कभी यहाँ से सिमुलेट किया हो, अपना क्या कहते हैं सिमुलेटर से सिमुलेट किया हो, तो इसके अंदर जो है वो ये देखें, अब इसमें तो कोई मैंने अभी बनाया नहीं ना, डेडलॉक है। अब देखें इसमें कोई एक प्रोसेस एक्टिव होता है, जब आप सिमुलेट करते हैं ना नेक्स्ट नेक्स्ट करके, तो उसमें सर P0 नजर ही नहीं आ रहा। नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ये लगता है इसने अपडेट नहीं की शेयर मशीन, असल में वो जावा रन टाइम पे चलता है इसलिए। अभी आ रहे नज़र, अब हुआ है अपडेट? नो सर। नहीं हुआ अभी भी, अब हो जाना चाहिए। नो सर, फ्लैग। अच्छा, ये जावा वर्चुअल मशीन से क्योंकि काम कर रहा है, मे बी इस वजह से JVM से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आप अगर आप ऊपर अपने कंप्यूटर पे खोलें, ओपन करें, तो आप देखें उसमें मैंने अभी ये बताया कि आप एडिट से इंसर्ट टेम्पलेट कर सकते हैं। मैंने 4 टेम्पलेट्स या 4 प्रोसेस उसके अंदर ना ऐड किए, तो ये 4 प्रोसेस उसमें ऐड हो गए। अब अगर आपने जो सिलेक्टेड प्रोसेस है जिसके पास कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मैं बता रहा था, वो कहाँ से पता चलेगा? एक सिमुलेटर का बटन है, अगर आपको याद हो, नहीं तो ओपन करके देखें अभी अपने ऊपर पे कोई भी प्रोग्राम खोल लें बना हुआ, तो सिमुलेटर में जो साइड पे अनेबल ट्रांजिशंस होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं, और वो ये बता रहा होता है टेम्पलेट का नाम कि कौन सा टेम्पलेट एक्टिव है। तो जब एक टेम्पलेट से दूसरे टेम्पलेट में आप जाते हैं तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो मैंने आपसे पैरेलल प्रोसेसिंग लाजमी पूछनी है साइकोमोटर इवैल्यूएशन के अंदर। मैं 2, 3 या 4 तक, 4 से ज़्यादा नहीं, 2 से लेके 4 तक आपसे टेम्पलेट बनवा सकता हूँ, और आपको पैरेलल प्रोसेसिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कोई भी कंडीशन दे सकता हूँ कि जी हाँ आप काउंटर पे कंडीशन लगा दें, आप क्रिटिकल सेक्शन पे कंडीशन लगा दें। ठीक है, तो आपने वहाँ से सीमाफोर भी कर लिया, ठीक है, म्यूटेक्स का एल्गोरिदम, और आपने वो जो बग़ैर नंबरों वाली असाइनमेंट थी, मैंने कहा था आपने टेम्पलेट ऐड करने हैं और डेडलॉक नहीं आना चाहिए, इसको आपने रन करना है, वो भी कर लिया। तो अब इसी तरह की मैं आपको कोई पैरेलल प्रोसेसिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की आपको एक टास्क दे सकता हूँ मार्क, जब मैं आपका वाइवा ले रहा हूँ, प्रोग्रामिंग टेस्ट ले रहा हूँ, या पेपर के अंदर मैं दे सकता हूँ कि ये जो है ना आप करें। और तीसरी मैंने आपको चीज़ कही थी, नोट्स में दिया हुआ था आपके पास, मैं अभी आपको उन वापस नोट्स पे लेके जाता हूँ। क्यूरीज, आपने जो है ना क्यूरी, उसमें क्यूरी वाले सेक्शन में रन करके देखनी है। दो ही क्यूरियाँ, ये नॉट वाली देखें, देयर एग्जिस्ट और नॉट वाली, तो किधर गया ये, हाँ जी, ये क्यूरीज मुझे उम्मीद है आपने ऐसे की ऐसी ना वेरीफायर में जाके लिखनी है। यही मॉडल बना म्यूटेक्स का बनाएं, वेरीफायर में जाके क्यूरीज लिखें। डीबी मेरा ख्याल है आप पढ़ रहे हैं डेटाबेसेस, तो अब आपको ये क्यूरीज में तो कोई इतना मसला नहीं होगा। फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, ये देखें नीचे वाली क्यूरी किस चीज़ की है, मैंने पहले भी बताया था, देयर एग्जिस्ट अ पाथ टू क्रिटिकल सेक्शन। टेम्पलेट का नाम क्या, P1, तो आपने लिखा देयर एग्जिस्ट पाथ P1.cs। इसका ये मतलब होता है कोई ऐसा चेक तो नहीं लगा बैठे कि CS तक कभी आप पहुंचे ही ना। ठीक है, ये स्टार्ट स्टेट है ना, यहाँ से अगर CS तक रास्ता होगा तो इसका जवाब ट्रू आएगा देयर एग्जिस्ट की क्यूरी का। अगर कोई गलत चेक आपने लगा दिया तो इसका जवाब फॉल्स होगा। फिर देखें फॉर ऑल नॉट P1.cs एंड P2.cs, इसका मतलब क्या था कि P1 एंड P2 दोनों को कॉन्करेंट एक्सेस नहीं मिल रही क्रिटिकल सेक्शन के नोड की। ठीक है, तो इसका ये मतलब था, और यही हमारा मकसद था कि
क्रिटिकल सेक्शन को एक वक्त में एक प्रोसेस ने एक्सेस करना है, एक से ज़्यादा प्रोसेस एक वक्त में एक्सेस नहीं कर सकते। तो कम से कम देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल वाली क्यूरी हर बच्चे को वेरीफायर में लगानी आनी चाहिए। उसका ऊपर के अंदर बहुत ही आसान तरीका है कि आप, अगर आपको अभी मैं ऊपर शेयर करता हूँ, नहीं भी नज़र आता ऊपर, यहाँ से अपने कंप्यूटर पे खोल के देख लें। तो आपने ये देखें वेरीफायर में गए, अब पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, वेरीफायर में गए, क्यूरी में क्यूरी लिख देनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने वो देयर एग्जिस्ट वाली या वो जो भी फॉर ऑल वाली क्यूरी जो आप लिखना चाहते हैं, अब यहाँ पे अभी म्यूटेक्स नहीं बना हुआ इसलिए ये एरर दे देगी यहाँ पे जब मैं चेक करूँगा, ठीक है। लेकिन जब आप वो म्यूटेक्स वाला मॉडल बनाओगे, इसमें प्रोग्राम करोगे, तो फिर ये चल जाएगी, इसका ट्रू आ जाएगा। इसी तरह से फॉर ऑल वाली क्यूरी देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल वाली क्यूरी वेरीफायर में आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से ऊपर के नोट्स में ही नो डेडलॉक की क्यूरी भी दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको शेयर करता हूँ। अभी ऊपर तो मेरा ख्याल है आपको ब्लैक स्क्रीन ही नज़र आ रहा है, शेयर नहीं हो रहा। नहीं सर, हुआ था अभी। अच्छा, इस दफ़ा हुआ था, ठीक है। तो ये देखें, इसमें डेडलॉक वाली क्यूरी भी दी हुई है, आगे पीछे कहीं दी हुई है, नो डेडलॉक एग्जिस्ट, ये आ गई, एग्जिस्ट डेडलॉक नॉट डेडलॉक। तो ये भी आपने लाजमी क्यूरी वेरीफायर में चला के देखनी है, ठीक है। ये क्यूरी भी आपने चला के देखनी है। ओके जी, ओके, इंटरनेट की थोड़ी मेरा ख्याल है यहाँ पे आ रहा है कि इंटरनेट सिग्नल्स डाउन चल रहा है अभी। ओके, तो ये क्यूरी जो है ना, ये भी आपने लाजमी करनी है। और जैसे मैंने आपको अभी ऊपर में शो किया था, आपने ये क्यूरी लगाने का सब इजी तरीका है, आपने लगा के चेक भी की होगी वो आईसीटी में भी। और ये देखें, ये तो एडिटर है ना, वेरीफायर के अंदर यहाँ क्यूरी लिख लेनी है। तो डेडलॉक की क्यूरी है, देयर एग्जिस्ट डेडलॉक फॉर ऑल नॉट डेडलॉक, ये आपने यहाँ चला के रन करके देखनी है भाई डेडलॉक है कि नहीं। तो मैं साइकोमोटर इवैल्यूएशन में आप पैरेलल प्रोसेसिंग भी पूछूंगा आपसे, कंडीशन चाहे आपको यही बुक वाला म्यूटेक्स आ जाए जो कि हाईली अनलाइकली है, कंडीशन खुद आपको वहाँ बोर्ड पे लिखी होगी कि ये कंडीशन है, यूँ आपने चैनल लगाने हैं। तो आपने एक 2 से लेके 4 तक टेम्पलेट की प्रैक्टिस करनी है। चैनल, एक चैनल से कॉल करके दूसरे में जाना, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इसका प्रॉपर नाम है ओएस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपको आना चाहिए, 4 तक प्रोसेस के साथ आप कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकें। और एक कंडीशन सिंपल सी चाहे होगी, लेकिन लिखी होगी कि आपने इस एल्गोरिदम की बेस पे पैरेलल प्रोसेसिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग परफॉर्म करनी है। यह आपकी प्रोग्रामिंग टास्क होगी। और आखिर में मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी चेक करके बताएं मुझे डेडलॉक है कि नहीं, ये चेक करके बताएं आप फलानी क्रिटिकल सेक्शन वाली स्टेट पे पहुंचते भी हैं कि नहीं, पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वहाँ मैंने आपको फिर क्यूरी नहीं बतानी कि जी ये इसकी क्यूरी है, ये कैसे चेक होता है, ठीक है। यहाँ मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ लैब के डेमो में कि वेरीफायर में क्यूरी लगनी है। नोट्स में आप देखें, देयर एग्जिस्ट डेडलॉक वाली भी है, फॉर ऑल डेडलॉक वाली भी है, और रीचेबिलिटी वाली भी है। वो रीचेबिलिटी थी ना, देयर एग्जिस्ट अ पाथ टू p1.cs म्यूटेक्स में, वो रीचेबिलिटी प्रॉपर्टी थी। तो मैं रीचेबिलिटी प्रॉपर्टी भी पूछ सकता हूँ, डेडलॉक वाली, नॉट डेडलॉक वाली पूछ सकता हूँ कि मॉडल को वेरीफाई करें, पैरेलल प्रोसेसिंग में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करें। ये एल्गोरिदम बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपने करना होगा। या ये होगा कि जैसे मैं 4 सवाल मुख्तलिफ प्रिंट करके आ जाऊँगा, पहले 6 बच्चे क्लास के पहला कंडीशन काउंटर की कर लेंगे, दूसरे कोई और कर लेंगे, तीसरी रीचेबिलिटी की कर लेंगे, नीचे क्यूरी भी लिखी होगी, टाइम भी दिया हुआ होगा। प्रोसेसेस 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, और पैरेलल प्रोसेसिंग में कम से कम 2 होंगे, मैक्सिमम 4 आप तक आपने प्रैक्टिस करनी है। सिमुलेटर पे इसको प्रोग्राम करना है। रीचेबिलिटी की, डेडलॉक की क्यूरीज आपको अच्छी तरह लगानी आनी चाहिए। ये वेरीफायर है आपका जी, ये एडिटर है। अच्छा, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ से नज़र आती है, आपको पता है। इधर नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, जो प्रोसेस सिलेक्ट होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, बाकी दोनों स्नूज हुए हुए होते हैं, ठीक है, या वेटिंग स्टेट में होते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पैरेलल प्रोसेसिंग में अकर होती है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम जो आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम डिक्लेरेशन हो गई, लोकल डिक्लेरेशन हो गई, आपकी टेम्पलेट ऐड करना हो गया, वेरीफायर हो गया, इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। अब मैंने आपको ऊपर शुरू से उस तरह से क्यों नहीं कराई जैसे Win32 कराई है, मैं ख़ुद पढ़ा के आया हूँ
आईसीटी के कोर्स में वहाँ पे आपको पाइथन कराई थी, एचटीएमएल कराई थी, उपल कराई थी, ठीक है जी। तो वो आप बेसिक बेशक की थी, लेकिन आपको इतना पढ़ाया था टेम्पलेट कैसे ऐड करते हैं, चैनल कैसे लगाते हैं, वेंडिंग मशीन वाली असाइनमेंट आपने की हुई है, ठीक है। तो इधर आके आपको म्यूटेक्स उस दिन मैंने एल्गोरिदम समझा भी दिया और एक बना भी लिया था। दूसरा मैंने कहा था आप बना लें, आपने बनाया होगा और आपने कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, आपसे बन गया होगा तो इसलिए मेरे से नहीं पूछा। और आपको मैंने एक अनमार्क्ड असाइनमेंट दी थी कि जी 2 टेम्पलेट ऐड करो, आपस में चैनल लगाओ उनके, ठीक है, देखो फिर के डेडलॉक आता है कि नहीं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके सिमुलेट भी हो जाती है। तो ये एडिटर, सिमुलेटर, वेरीफायर, तीनों काम आपने अब कैंपस पे आने से पहले करके आने हैं, क्योंकि मिड टर्म है। मिड टर्म के बाद आपकी वैल्यूएशन शुरू हो जाएगी। पहली लैब में तो डीएलएल पढ़ना है ना, तो ये तो आप आईसीटी में सीख के भी आए हैं और इसमें सिर्फ वो कंडीशन लगानी है पैरेलल प्रोसेसिंग की। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ द मॉडल, तो ये टास्क आपकी लाजमी एवेलुएशन में प्रोग्रामिंग टेस्ट में शामिल होगी। Win32 तो ऑब्वियसली इतनी हमने पढ़ी है, सिस्टम प्रोग्रामिंग वो भी होगी, साथ पैरेलल प्रोसेसिंग भी होगी। तो थोड़ा सा अब ओएस के सिलेबस पे भी नज़र डालते चलते हैं। मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ दोबारा। तो ये हमारे पास जी इसके वो CLO थे। हमने एफिशिएंट सी प्रोग्राम ऑन द सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस प्लेटफॉर्म भी बनाए, ठीक है। सी लैंग्वेज में है, लिनक्स हो आपके पास या विंडोज़ हो, दोनों सी में है। बोलते वो इसे ऊप है लेकिन है बेसिकली ये सी ही। आपने देखा होगा क्लास वाली कोई चीज़ें आई तो नहीं इसमें, एक्सेस स्पेसिफायर्स किधर आए हैं? प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, स्ट्रक्चर वाला काम ही चल रहा है सारा, बस वो बोलते हैं कि ये क्लासेस हैं। अच्छा, हमने नए प्रोसेस भी बनाना सीख लिए, ठीक है। और आपने देखा कि कैसे जो आपके पास एक प्रोसेस है दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करता है। आप विन एपीआई से विंड प्रॉक के अंदर जाते हैं, विंड प्रॉक से डेफिन प्रॉक में जाते हैं, डेफिन प्रॉक से वापस विन प्रॉक में आते हैं, ठीक है। फिर आप पैरम्स में वैल्यूज़ लगा के फिर डेफिन प्रॉक को भेजते हैं, वहाँ से वापस आते हैं रूट प्रोसेस से। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी सीखी। और डीएलएल में तो आपने इंटर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन सीख ली, ठीक है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के अंदर। तो इसी तरह से हमने म्यूटेक्स भी किया और पैरेलल प्रोसेसिंग भी ऊपर के अंदर हमने इसको सिमुलेट करके देखा, ठीक है। तो और इसके अलावा ये है कि हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं आपके पास, मिसाल के तौर पे अब हम डायनामिक लिंक लाइब्रेरी के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें स्केजुलिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें डाइवर्स इंजीनियरिंग मैट्रिक्स क्या हो सकता है, यानी कि हम ऊपर मिसाल के तौर पे म्यूटेक्स आपके पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है, एक आपने अपना जो है एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है, और तीसरी आप नेटिव डायनामिक लिंक लाइब्रेरी जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सी कंडीशंस में कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये टॉपिक को हम टच करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, ये एनालाइज करने वाला है, इसकी एप्लीकेशन ऊपर है, इसको सिर्फ आपने ये डोमेन लेवल दिया हुआ है इसका, ये कॉग्निटिव है, समझ के इसको एनालाइज करना है कि कौन सा मेथड आपको कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको उसी सेक्शन में, डीएलएल के सेक्शन में आपको बताना है कि आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं। आप डायनामिक लिंक लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लासिकल एल्गोरिदम्स इस्तेमाल कर सकते हैं स्केजुलिंग के, जो थ्योरी की किताब में भी पढ़े आपने, या आप जो है यू कैन क्रिएट ऑफ योर ओन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और उसमें म्यू कैलकुलस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि कहा कि मैं आपको एक रिसर्च पेपर या वीडियो भी दूंगा इस पे, ठीक है, कि पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर जो आपके स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें नाउअडेज क्या चल रहा है। तो उसके अंदर हम जो लेटेस्ट आपके पास रिसर्च पेपर है उसको टच कर लेंगे, या जैसे मैंने आपको जीरोक्स रिसर्च लैब यूरोप का तेमास्कैल का पेपर दिया था ट्रांसड्यूसर पे वीडियो लेक्चर, वैसे ही हम कोई वीडियो देखेंगे या हम कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे और फिर इसके एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो ये एनालाइज करना, ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन आप इसकी थ्योरी के कोर्स में कर ही रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये अब आपका एक ऐसा कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव था। ये बेसिकली डॉक्टर असलम और मैं जब हमने ये मिलके ये कोर्स पढ़ाया था, तो हमने ये कोर्स CLOs डिज़ाइन किए थे। वो माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, कोर्स सीनियर हैं, मैक्सिको की यूनिवर्सिटी से उनकी PhD है, और मेन कैंपस में वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ाते हैं फ्रॉम मैनी सो मैनी ईयर्स। तो उनके साथ सीखने का भी मौका मिला था, 2 दफ़ा इस कोर्स को मैंने सुपरवाइज़ किया था उनके साथ यूनिफाइड कोर्स के अंदर। और वहाँ पे लैब जो है वो
पहले आमना ज़फ़र मैडम कराती थी, फिर बेनिश, लेकिन लास्ट टाइम जो आखिरी दफ़ा पढ़ाया था उसमें लैब और थ्योरी दोनों डॉक्टर असलम के पास थे, तो ये हमने डिज़ाइन किए थे इसके और वही अभी चल रहे हैं। तो ये आपका कोर्स ही ऐसा है कि अगर आप इसमें कमिटमेंट के साथ ना पढ़ें तो आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये अंडरस्टैंड लेवल का जी कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, और ये आपने चैप्टर 3 से ही अचीव करना शुरू कर दिया होगा कि इसमें जितनी एफर्ट पुट होती है सिस्टम प्रोग्रामिंग को सीखने में, तो ये आपकी एक लाइफ लॉन्ग साथ चलने वाली चीज़ है, ठीक है। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। आपकी सारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का तजर्बा एक तरफ होगा, और सिस्टम प्रोग्रामिंग का क्योंकि ये पहला कोर्स था तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपका यूनिक होगा और इट विल गो अलॉन्ग विद यू। और इसमें एफर्ट काफ़ी लगती है। आपने लेटेस्ट सी पढ़ी होगी, डिटेल की किताब से C++ सीखी होगी, मैंने आपको पाइथन कराई थी, बेसिक HTML कराई थी पहले सेमेस्टर में, तो वो आपको सीखने में कंपैरेटिवली ईजियर लगी होगी जब शुरू में इसके शुरू के हफ्तों में ये आपने सीखी होगी, ठीक है। तो ये एक कमिटमेंट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अच्छा, identify potential of modern operating system to solve social, scientific, engineering and technological problems। अब इसकी एग्जांपल्स मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे आज मैंने आपको तला के प्रोजेक्ट से एग्जांपल दी कि आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या है, वो पहले लेक्चर से लैब से साथ साथ चल रहा है कि वाई वी आर स्टडिंग दिस कोर्स, वाई टू रीड सिस्टम प्रोग्रामिंग एट ऑल, OS की प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ें हम। तो उसकी एक सबसे बड़ी है कि वो मैंने आपको रीजंस बताई थी, वेल कल्चर्ड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कि आप CS के स्टूडेंट हैं, आपको आनी चाहिए, आपकी पावर ऑफ प्रोग्रामिंग बढ़ जाती है, डोमेन इनलार्ज हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रेदर सिंपलर वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं एप्लीकेशन लेवल के, टेक्नोलॉजिकल लेवल के। बाकी प्लेजरिज्म गाइडलाइन आपको हर लैब में तकरीबन CP की असाइनमेंट मिलती रही है, और मैं आपको मोटिवेशन देता रहा हूँ कि आप प्लेजरिज्म ना करें। अगर करेंगे तो इस कोर्स में विड्रॉवल F आ जाएगा आपका। सीनियर्स के भी आते रहे हैं। तो ये हमने CLOs जो हैं इनको अचीव किया है। ये 7 CLOs थे, काफ़ी लॉन्ग लिस्ट ऑफ CLOs थी। तो ये CP के असाइनमेंट में आपका अचीव होता है। ये तकरीबन हर लैब में मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको मोस्टली बताता रहता हूँ। और मोड ऑफ टीचिंग ऐसा है और मोड ऑफ मटेरियल भी ऐसा है कि आपकी खुद ही कमिटमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अचीव होता है इसमें, ठीक है। तो ये जो है, अब आपने मुख्तलिफ़ तरह के डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज़ और आपने ऊपर सिमुलेटर के अंदर, ठीक है, आपने वेज पढ़ लिए हैं मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग को और उनको शेड्यूल करने की। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके इंजीनियरिंग मैट्रिसेस क्या हैं, और ये मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि हम रिसर्च पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो हम इसमें रेफ़र करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले का एक मेरे पास इसमें जो मैं सीनियर्स को दिखाया था, या तो हम वो कर लेंगे रिसर्च पेपर जो है वो लिखा हुआ, या फिर इसमें US DOD की एक रिपोर्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उनकी टास्क फोर्स कमेटी की जो IEEE के ताउन से बनी थी, उसको देख लेंगे। तो वो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू शेयर नेक्स्ट आपसे, जो मैंने कोर्स के कंक्लूजन में करना है DLL के एंड पे, वो ये टॉपिक होता है। तो कॉन्करेंट प्रोसेसेस आपने अभी ऊपर में भी किए हैं और आपने DLL की फॉर्म में भी किए हैं, ठीक है। और बाकी ये 2 काम तो हम करते चले आए हैं शुरू से। मिड के पहले 10 हफ्तों के अंदर सी की प्रोग्रामिंग सीखी है OS प्लेटफॉर्म की, और हमने नए प्रोसेस और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और उसमें सारा का सारा, और ये एप्लीकेशन लेवल की बातें थी। और आपने कॉन्करेंट प्रोसेसेस को भी अप्लाई किया, ऊपर के अंदर भी आपने देखा, और विन SDK के अंदर भी आपने DLLs के अंदर मल्टी प्रोसेसिंग आपने परफॉर्म की है। तो देखें, ये 3 थे अप्लाई लेवल के टारगेट्स आपके, CLO1, CLO2, CLO3। तो ये PLO1 और PLO3 था इसका। तो इन तीनों को हमने जी अप्लाई किया है। CLO3 ऊपर में हो गया, DLL में हो गया, और ये दोनों ऊपर के जो Win32 SDK में अप्लाई किए। ये समझने वाला है, इसको हमने करना है, ये अंडरस्टैंड करने वाला था, ये मोड ऑफ टीचिंग, मोड ऑफ मटेरियल से अचीव हुआ है, ठीक है। तो ये मैं टाइम टू टाइम आपको, जैसे आज भी मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया कि इसका फ़ायदा क्या है पढ़ने का, ठीक है। और CP असाइनमेंट्स जो कि काफ़ी सारी हो गई हैं, इसमें मैं आपको प्लेजरिज्म को छोड़ के फेयर काम करने की तरफ माइल और मोटिवेट करता रहूँ और गाइडलाइंस आपको देता रहूँ। तो ये कोर्स भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट ये एक रह गया हमारे पास जिसमें हमने कंपैरिजन करना है, एनालिसिस करना है। तो ये मैंने आपको अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट शेयर करना है आपसे। और फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग जो कि हमारा यहाँ से अगर हम देखें तो
आपकी जो दो मैंने अभी ये जो अभी मिस हुई थी लैब रिकॉर्डेड फॉर्म में देनी है, तो उसमें मैं आपको ये मटेरियल और ये वाला पोर्शन भी आपको मैं दे दूंगा और यहाँ पे हमारा काम जो है वो पूरा हो जाता है। डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन में अगर हम जाएं तो हमने एवोल्यूशन से शुरू किया था जी, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, फिर हमने एसडीकेस देखे थे कि कौन से होते हैं, जीयूआई, वीएस का। इसी तरह से हमने देखा था कि आस्की और यूनिकोड कौन सी नेटिव है, कौन सी नॉन नेटिव है। फिर वीक 4 में प्रोसेस प्रोग्रामिंग था, पीसीबी था, विंड क्लास, उसके रेलिवेंट स्ट्रक्चर हमने किए, ठीक है। और वीक 5 में भी वही पीसीबी के ऊपर था। फिर मैसेज पासिंग स्ट्रक्चर थे, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन विद कर्नल था, ठीक है, वो वीक 6 का काम था। फिर कर्नल कंपोनेंट, यूज़र जीडीआई एंड कोर, इनका फ़र्क और आर्किटेक्चर ऑफ मैसेज पासिंग, कैसे विंड क्लास जो है वो आपका विंड प्रॉक जो है वो डेफिन प्रॉक से कम्युनिकेट करता है और पैरम का इस्तेमाल होता है। किसी इवेंट में डब्ल्यू पैरम एल पैरम में कोई वैल्यू होती है, किसी इवेंट में कोई और होती है। उन करियर्स का इस्तेमाल, पूरा आर्किटेक्चर ऑफ मैसेज पासिंग ऑफ कर्नल प्रोग्रामिंग एंड देयर बेसिक मॉड्यूल्स, ये हमने कोड करके देखा हुआ है, आपको असाइनमेंट भी मिलती रही है साथ साथ। इसी तरह से क्यूड एंड नॉन क्यूड मैसेज पे भी हमने वीक 8 में डिस्कशन की थी कि जी आपके क्यूड मैसेज वो होते हैं जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे चलते हैं विद प्रायोरिटी सेट 0 to 9। नॉन क्यूड मैसेजेस कोई अचानक आपने सिस्टम शट डाउन कर दिया है, अब्रप्ट एबनॉर्मल शट डाउन है, तो ये भी हमने देखा था। इसी तरह से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड कॉन्कुरेंसी हमने उपल के अंदर करके देखी है। कोडिंग पैरेलल प्रोसेस ऑन सिमुलेटर, सिमुलेटर उपल का इस्तेमाल किया है। डीएलएल के अंदर हमने विनएसटीके में भी मल्टी प्रोसेसेस चला लिए हैं सेम प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, कॉल बैक कॉलिंग कन्वेंशन से। तो प्रोसेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यूजिंग ऑफ चैनल इन उपल, ठीक है, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, रनिंग वेरियस प्रोसेसेस जैसे म्यूटेक्स हो गया और डेडलॉक की चेकिंग हो गई, ये भी हमने वो नॉन मार्क्ड असाइनमेंट में कर ली थी। जीडीआई हो गया, उसमें टेक्स्ट मैट्रिक स्ट्रक्चर हो गया, ये भी हम करके आए हैं, ठीक है। इसी तरह से टाइमर का इंटरप्ट हो गया, कीबोर्ड का हो गया, माउस का हो गया, उनकी कीज़ हो गई, देखें की स्ट्रोक मैसेजेस, ये भी हम करके आए हैं, ठीक है। माउस की भी हमने इंटरप्ट हैंडलिंग इसमें की है, टाइमर की भी हमने इसके अंदर की है। तो इसी तरह से उसके बाद आपने टाइमर प्रॉक को भी इस्तेमाल करना सीखा है। और फिर वीक 15 में इंट्रो टू डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज, और फिर हमने फाइनली डीएलएल को भी रिव्यू कर लिया। तो ओएस का कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ हमारा वो एनालिसिस रह गया है कि ना किस सिचुएशन में आपकी कौन सी पैरेलल प्रोसेसिंग इस्तेमाल करनी चाहिए, और थोड़ा सा मैं इसमें म्यू कैलकुलस जो है उसका आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा और रिसर्च का भी हवाला दे दूंगा कि फर्दर सोर्सेज ऑफ लर्निंग। वो अगर ये अभी मैं लीव पे ना होता तो इस जुम्मे हो गया होता, तो अभी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ये लेक्चर मिल जाएगा। सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है, CLOs हमारे सारे अचीव हो गए हैं। एक में कंपैरिजन रहता है 4 वाला, वो मैं इंशाल्लाह आपको आखिरी लेक्चर जो कि ड्यू भी था जुम्मे का, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें वीक 1 से लेके थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था ODL में इसको लैब को, पूरी की पूरी लैब को कवर करना, लेकिन हमने, आप यहाँ से पढ़ना शुरू अगर करोगे तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि देखें एवोल्यूशन से लेके हमने अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स आउटलाइन पूरा का पूरा सिलेबस इसका कवर कर लिया है। यही सिचुएशन ऑटोमेटा थ्योरी में है, जो 2 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे उसमें भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो OS है, या हाँ एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो 19 चैप्टर से हमने इसका वो भी किया था, हार्ड जो डायग्राम थी एग्जीक्यूशन की, सॉफ्टवेयर लेवल, हॉल और फिर कोर और फिर ऐप और कर्नल के पार्ट्स, ठीक है, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स जो सिलेबस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो ऑटोमेटा थ्योरी और स्लैब का जो ऑटोमेटा थ्योरी है उसके 2 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड अब मिल जाएंगे, और उसका इंटरेक्टिव सेशन जो है एक हम इंशाल्लाह, आप जैसे ही साइकोमोटर पे आते हैं तो पहले हफ्ते में इंशाल्लाह हम उसका करेंगे, क्योंकि वो सिलेबस है आपका फाइनल का, ठीक है। तो अभी कोई आपके सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अब आपको क्योंकि OS में तो वो तकरीबन आपका कंप्लीट हो चुका है, DLL की डीबगिंग रह गई है, तो वो आप जब आएंगे कैंपस पे तो मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लैब के अंदर ही करा दूंगा, उसकी पहली लैब में, जो कि नॉन मार्क्ड होगी। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं आपकी, क्यूरीज हैं इम्तिहानात से रिलेटेड, साइकोमोटर इवैल्यूएशन से रिलेटेड, कोर्स के सिलेबस से रिलेटेड, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, CLOs से, या कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। सर आपने कहा था मैं अपलोड कर दूंगा फॉर्मेट आईडी वाली बात।
हाँ, अच्छा याद कराया आपने, वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। तो मैं आज ही इंशाल्लाह उसे अपलोड करता हूँ, तो बल्कि अभी अपलोड कर देता हूँ उठने से पहले। एक IEEE का फॉर्मेट था और एक कोई और चीज़ भी थी। तो चलें, IEEE फॉर्मेट तो आपने अच्छा किया याद करा दिया, मैं अभी ग्रुप पे उसे अपलोड करता हूँ। वो बल्कि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल पे चलते हैं हम। अगर गूगल ऑन है, पहले गूगल को ऑन करते हैं। ये हम गए जी विंडोज़ गूगल पे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ IEEE जर्नल फॉर्मेट डॉक। ये देखें, ये आ गया। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये IEEE की वेबसाइट से है, देखें IEEE ORG से। 2017 का फॉर्मेट है और मेरा ख्याल है IDM को डिसेबल करना पड़ेगा। अब जो है ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। कंट्रोल J, वो डेट शीट है, तो यहाँ से ले लेते हैं IEEE.org से। लेटेक्स्ट हमें वर्ड का चाहिए, ये आ गया जी डॉक। ये 4 जनवरी 2019 का, देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर ये लिंक भी आ रहा है। इसको क्लिक करके खोल के देखते हैं और इसको अभी अपलोड करते हैं फेसबुक के ऊपर लेक्चर। तो इसको ओपन करते हैं। मैं आपके साथ अब वर्ड शेयर करता हूँ। ये देखें, ये 2019 का लेटेस्ट अभी हमने डाउनलोड किया। ये अनेबल एडिटिंग में कहता हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा व्यू पेपर विड्थ। तो नो सर, नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा? अच्छा, ये अब नज़र आ रहा होगा। ये पेपर टाइटल आ जाएगा यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का, इधर आपके नाम आ जाएंगे एज पर दिस फॉर्मेट। इसी को ही एडिट कर लीजिएगा ना बेटा। ये एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे डाल देना आपने, कोई से 3-4 कीवर्ड्स भी ढूंढ लेने हैं उसमें से। फिर इसी तरह से इंट्रोडक्शन और बाकी आप लेके चलते जाओगे। इसी तरह कॉलम्स में आपने लिखना है, इसी को एडिट कर लेंगे। तो पिक्चर्स आपको अगर फुल पे देनी है तो जिस तरह शहजाद साहब ने दी थी अपने पेपर में, वो भी दे सकते हैं। और अगर स्मॉल पिक्चर्स हैं तो इस तरह भी आ सकती हैं। पूरे पेज की पिक्चर है तो अपेंडिक्स 1 में भी दे सकते हैं कि A1 में वो पिक्चर दी हुई है डायग्राम, और इसके अंदर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है ना वो ये बना लेना। इसको मैं अपलोड भी कर देता हूँ अभी। सर वो दोबारा बता दें इंट्रोडक्शन वगैरह और जो। हाँ। जी, अब मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो IEEE के अलावा भी काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं। मैं अभी आपको गूगल स्कॉलर पे भी लेके जाता हूँ। ये अब आप ना गूगल से भी कर सकते हैं, वैसे मैं अभी भी कर देता हूँ। गूगल स्कॉलर पे मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ कोई ना, डाउनलोड करके। गूगल स्कॉलर पे जाके यहाँ पे हम कोई भी पेपर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सा था वो, नहीं लिख लेते हैं सर पेपर। स्क्रीन फॉर। शहजाद साहब का नाम लिखते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं है। नहीं आ रही सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नो सर, ब्लैंक। नो यार, सर। ये जब से ना लैपटॉप से डेस्कटॉप पे स्विच किया ना, ये डेस्कटॉप में कोई इस तरह का चक्कर होता रहता है। अब हो रही है? यस सर। राइट। हाँ, ये ACM का पेपर है, ये देख लेते हैं।
ये देखें इस तरह से होता है IEEE फॉर्मेट ना। ACM IEEE एक ही चीज़ है, अमेरिकन कंप्यूटिंग मशीनरी जो है ना। अब ये वो फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, आपने एडिट करके इस तरह से आपने अपना मोर और लेस बना लेना है पेपर। तो ये देखिए अब ये काफ़ी बड़ी डायग्राम है, लेकिन उसने ना इससे कॉम्प्रेस कर दिया, ठीक है, पेपर में करनी थी। लेकिन अगर काफ़ी बड़ी हो तो फिर आप फुल स्केल साइज़ पे दे सकते हैं। वो जब आप पेपर पब्लिश करेंगे ना तो पब्लिशर की मर्ज़ी होती है कि इमेज किस तरह दें। अब इसमें भी काफ़ी इसने कॉम्प्रेस किया हुआ है, तो ये इस तरीके से आखिर में रेफरेंसेस आ गए। तो ये स्टाइल है। और ये मैं अभी इसके कंट्रोल J वाले सेक्शन से इसको देख भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली मैंने अभी तक क्लास अटेंड की है, तो मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है बेटा, अब सिलेबस तो पूरा हो गया है, तो CP असाइनमेंट तो है नहीं, तो आप लीव कर दें बेशक। ओके सर, थैंक यू। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, अब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सर डॉक्यूमेंट के जो ऑब्जेक्टिव सर के नेम्स आपने बताए थे वो भी नोट करवा दे दोबारा। जी बेटा, सर डॉक्यूमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स आपने नोट करवाए थे ना वो दोबारा बता दो। डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव, अच्छा जो उसके कंपोनेंट्स हैं, हाँ वो बता देता हूँ। ये देखो, ये आ गया जी आपका IEEE फॉर्मेट। तो ये अब आपका अपलोड हो गया IEEE फॉर्मेट, इसको आप एडिट कर सकते हैं। उसमें